नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न फंड्स मिल सके, न सिक्योरिटी मिल सकी। और इस हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। आज इस हवाले से नोटिस जारी किया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी खजाना को भी 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब किया गया। साथ साथ अदालत की जानिब से नोटिस में यह कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मदूली है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी इंतखाबात के हवाले से रिकॉर्ड जमा कराने का भी वाज़े हुक्म जारी किया गया है। अब सवाल नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, उन्हें नाअहल करार दिया गया। और यहाँ भी अब अदालत इस मामले पर सवाल उठा रही है कि ये तो वाज़े अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तो सवाल यह है कि क्या फंड्स जारी ना होने पर, यह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने पर वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। सारे मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा लीगल राय लेते हैं। माहिर कानून शाखावत साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाखावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाखावत साहब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के हुक्मनामे में यह वाज़े तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए और 10 अप्रैल तक फंड जारी किए गए। डेडलाइन गुजर गई, फंड्स जारी नहीं हो सके, गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट जमा हुई और आज नोटिस भी जारी किया गया है। आपको क्या लगता है सर, अदालत किस तरह की कार्रवाई कर सकती है अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का नोटिस जो है ये बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये जो 4 अप्रैल की जजमेंट है उसमें बिल्कुल उन्होंने ये वाजे किया था और हुक्म दिया था फेडरल गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी खजाना को, कि ये जो 21 अरब रुपए की रकम जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करानी है 10 अप्रैल तक, और 11 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देगा इस मामले में। वो रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी। तो ये बिल्कुल तवक्को थी, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि अगर इसकी तामील ना हुई तो फिर हम जो है चैम्बर्स में इस बात को देखेंगे कि वो इस पे क्या हम एक्शन लेंगे। तो ये एक इब्तिदा है तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की, क्योंकि अभी उन्होंने उनको सिंपल बुला लिया है चैम्बर्स में, और ये जितने भी आपने बताया रिस्पोंडेंट्स, तो उनसे जब वो मुफस्सल रिपोर्ट लेंगे, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट लेंगे, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो जो तौहीन अदालत का एक जो लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसके मुताबिक फिर बाज़ाब्ता जो है वो नोटिस दिया जाएगा। वो ये जितने रिस्पोंडेंट्स बुलाए उनको भी, और खास तौर पे ये जो फेडरल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन थी कि उन्होंने ये तमाम चीजें प्रोवाइड करनी है, तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वजीर आजम और उनकी काबीना, तो अब चूंकि काबीना जो है इस पे, इसको जो है वो जाहिर है कि उन्होंने इम्प्लाइडली तो इस पे अमल नहीं किया। उन्होंने इसको पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे ले गए, फिर इसको ज्वाइंट सेशन में ले जाया गया, ज्वाइंट सेशन ने इसकी मंजूरी नहीं दी, और अभी भी वो एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया कि वो देखेगी इसको। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो 4 अप्रैल का जो हुक्मनामा है उसकी पासदारी नहीं की गई, और उसकी जो है उसके ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले अदिया दे चुकी है कि हम जो एक्शन लेंगे, एक्शन तो सरे दस फिर यही बनता है कि वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए। इसमें शाह खबर साहब 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो जो आमतौर पे कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उस तरह पास नहीं हुआ, और अभी एक दफ़ा फिर जाना है सदर के पास, और नहीं करेंगे तो उसके बाद वो कहा जाता है कि इसमें 5-7 दिन लग जाएंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ 15-16 अप्रैल की डेट दी जा रही है। हुकूमत उस तक टाइम गेन कर रही है कि जब तक ये पास नहीं हो जाता हम इसी तरह इस मामले को लटकाएं। अब सवाल यह है कि जिस तरह अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हो गए, हर छोटी बड़ी बात हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि हुकूमत जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो करने के बजाय पार्लियामेंट के सर पे आ जाए। इलेक्शन कमीशन को कहा गया आप ये चीज़ें मैनेज करें, उनका जी हम नहीं कर सकते, हुकूमत ये कह रही। एक तो सवाल यह कि जी तौहीन अदालत का। दूसरा ये देखें कि ये शाह खबर साहब जो इस अदलिया और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है, ये जो बदतरीन आइनी, सियासी और इक़्तिसादी बुहरान इस वक्त है, मुल्क पता नहीं किधर जा रहा है। तो ये ज़ाती अना की जो लड़ाई
ये मुल्क जो है ना ज़ाती अना की भेंट चढ़ चुका है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत पुश नहीं लगती इस मामले में कि वो मुल्क के हालात देखे और वो बचना चाह रहे हैं किसी तरीके से कि इलेक्शन ना हो, सब ये एक्सरसाइज उसी के लिए हो रही है? जी देखिए, ये बिल्कुल ये दिन ब दिन सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब आपने देखा है कि पार्लियामेंट ने, वो भी ज्वाइंट सेशन ने, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक डेट पे होने चाहिए। तो ये एक, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इससे डेड लॉक से निकलना कैसे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिदायत अदालत की कार्रवाई तो अपनी जगह पे है। वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को एक दिन में ही उन्होंने वो उनको जो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिन उसको जो है अप्रूव कर दिया। यहाँ पे जरा प्रोसीजर और है। ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो अभी एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसमें एक प्रोसीजर दिया गया है। उसमें पहले जो जिन्होंने तौहीन की है या अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तो उनको पहले एक सिंपल नोटिस जाता है। नोटिस अब जाहिर है कि ये तो नहीं होता कि कल आप जवाब दें, उसमें भी कोई मुनासिब टाइम दिया जाएगा। शाह खबर साहब, हुकूमत इस हवाले से कोई अपनी क्लियर पोजीशन नहीं ले सकी। कभी वो 3-4 की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी ये जो फैसला किया गया चीफ जस्टिस ने गलत किया, हम मानते नहीं हैं। मरियम औरंगजेब साहबा कह चुकी हैं इस्तीफ़ा दें, ANP भी कह रही है इस्तीफ़ा दें। तो आपको लगता है एक तरफ वो थोड़ा सा मानते भी हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात को, इस बेंच को, दूसरी तरफ बहुत से हवालों से कहते हैं कि जी आप जो कर रहे हैं उसको मानते ही नहीं है, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है? जी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। मैं आपको एक बताऊं, मेरा एक मौकफ है इसमें। वो मौकफ ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम ये समझते हैं कि ये 4-3 से ये पिटिशंस खारिज हो चुकी हैं और हम इसको मानने के लिए पाबंद नहीं है। जबकि 4 अप्रैल का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये 3-2 की अक्सरियत से हम ये पिटिशन जो है ये अलाउ कर रहे हैं और उन्होंने फिर डायरेक्शन दी जो भी आपके सामने है। अब देखिए, बात ये है कि इसको मसले को हल कैसे होना है। ये हल ना पार्लियामेंट में होगा, ना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगा। उसका हल सिर्फ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है एक रिव्यू फाइल करे अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ 4 अप्रैल 2023। उसमें रिव्यू में मैं आपको बताता हूं कि रिव्यू में आपकी प्रेयर क्या होती है। आपकी प्रेयर ये होती है कि उसका जो 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 मेन इंग्रेडिएंट है वो है कि इफ देयर इज एन अपरेंट एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड जजमेंट, कि एक गलती है जो कि उमड़ के बाहर आ रही है फैसले में, तो उसको आप रेक्टिफाई करें। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल मौका अख्तियार कर सकती है कि हमारी दानिश में जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 4-3 से ये पिटीशन मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि 4 अप्रैल का आपका जो हुक्मनामा है वो ये कह रहा है कि ये 3-2 की अक्सरियत से हम वो पिटीशन अलाउ कर रहे हैं। तो दिस इज एन एरर, ये एक गलती है जजमेंट में, तो इसको दुरुस्त करें, उस पर रिव्यू फाइल करें। रिव्यू फाइल करने के बाद चूंकि फिर उनको ये मौका तैयार करें, क्योंकि ये 4 जजेस और 3 जजेस का आपस में एक वो है, एक कंट्रोवर्सी है, तो इसके लिए आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से ये इस मसले का कहीं ना कहीं हल निकल आएगा। अदरवाइज सिर्फ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसमें अदालत जो है वो किसी कंटेम्नर को सजा तो दे सकती है, हाँ। लेकिन वो वायलेशन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। तो इसलिए ये एक अनएंडिंग जो लीगल बैटल कंट्रोवर्सी चली जाएगी। ठीक है, अब सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब भी प्रोग्राम में कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज गुल साहब, सारी सूरत हाल आप कहाँ जाती देख रहे हैं? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात के बावजूद हुकूमत के किसी भी इकदाम से ऐसा लग नहीं रहा कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला का बयान तो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि इमरान खान साहब का रवैया अगर यहीं रहा तो फिर तो वो कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। तो सर, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ज़ाहिर नोटिस भी जारी कर दिए, तो आपको लगता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएंगे या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा अदालतों के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है वहां पर भी एक कंट्रोवर्सी है, डिवाइड है? देखिए सोनिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज तो नहीं है, न उसके पास कोई ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए वो अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाए। और दूसरी तरफ आपने राना सनाउल्लाह साहब का हवाला दिया, तो उन्होंने तो 1-2 इंटरव्यूज़ में यहाँ तक कह दिया कि भाई ठीक है, अगर 90 दिन की जो मोहलत है वो अगर पूरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, वो तो वैसे ही अब ख़त्म हो रही है, अब आगे की बात करें।
और इसी इंटरव्यू में फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होंगे। तो बुनियादी तौर पे एक माइंडसेट है जिससे इस वक्त हम डील कर रहे हैं। एक तरफ वो इंतखाबात पे इसरार है, दूसरी तरफ इंतखाबात से फरार है। और साथ में राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल है बार बार काफ़ी वजाहत कर चुके हैं कि इंतखाबात इस अंदाज में नहीं हो सकते जिस अंदाज में PTI चाहती है। लिहाजा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भले पूरी पार्लियामेंट को ना अहल करार दे दे तौहीन अदालत के जुर्म में, तो होगा क्या। तो वो तो यहाँ तक डटे हुए हैं। अब क्या वाकई ऐसा होना चाहिए, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इनको लाएगी? मेरा अपना ख्याल नहीं है कि इतनी इंतहा तक बात जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है इम्तियाज़, देखे ना, अब बहुत सारे लोगों ने बात की, राना सनाउल्लाह के अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि अभी अगर हालात ऐसे ही रहते हैं और एक शख्स अपनी ज़िद और अना पे लगा रहता है तो ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। चलें, अब ये तो है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी इलेक्शन शायद पता नहीं कितने अरसे के लिए नहीं होंगे, इमरान खान जेल जाएंगे, नाहल होंगे। एक सवाल अब मेरा ख्याल है शाह खबर साहब, उन्होंने कहीं और भी जाना है, उनसे पूछ लेते हैं। शाह खबर साहब, ये बताएं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि PDM की हुकूमत जानबूझ के आला अदलिया को प्रवोक कर रही है। अभी जिस अंदाज से 184(3) ये सारी दुनिया जानती है, अब तो बच्चे बच्चे को ये बात समझ आ गई है, इतने दिनों से मामला चल रहा है कि भाई जब तक ये रूल्स बन नहीं जाते, बहुत अरसे से आप लोग कह रहे थे कि जी सुओ मोटो के इख्तियारात कम होने चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। अब जबकि ये बिल चैलेंज हो गया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको क्या लगता है कि ये 184(3) और साथ 181 को अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल भी बना के वो काम कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत बेबस करना चाह रही है, बांधना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट को? एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि वो तो हुकूमत भी कह चुकी है, राना सनाउल्लाह साहब भी बरमला कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल इलेक्शन कराने के बिल्कुल उनकी नीयत या उनकी कोई स्पिरिट नहीं है, और उन्होंने हर सूरत में इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कराना। अब बात ये है कि इसके बाद जो है वो सूरत हाल क्या होगी, हाउ दिस कंट्रोवर्सी इज गोइंग टू बी सेटल्ड, ये एक जो है ना बड़ा $1 बिलियन जो है ना डॉलर क्वेश्चन है। अब इसमें एक पूरा एक डेड लॉक है। डेड लॉक को जो मैं समझता हूँ कि रिजॉल्व करने का वही एक तरीका है कि आप आईनी तरीके जो है उसको एक्सरसाइज करें। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये अपने तौर पे लेकर बैठ जाए कि हमने तो इसको 4-3 का जो है वो जजमेंट मान रहे हैं कि उसमें तो पिटीशंस डिसमिस हुई भी है, अब उसी जो 4 अप्रैल का जो फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, और उसी की जो है कंटिन्यूएशन में अब उन्होंने तमाम जो है ये फरीकैन को नोटिस इशू कर दिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको आइन और कानून के मैंडेट में रहते हुए साहब, ये हुकूमत की खुशफहमी की बेसिस क्या हो सकती है कि जो कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए? अभी देखें जितने जजेस हजरात हैं जिन्होंने 2 ने एक्यूज किया था और 2 ने अपना अलहदा नोट लिखा था इख्तिलाफी, उन्होंने भी तो किसी जगह ये नहीं कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो हुकूमत को क्या लगता है फुल कोर्ट बना के ये फैसला आ जाएगा कि नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते? नहीं, देखिए फुल कोर्ट में मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू में अगर जाएंगे। दूसरी बात जो है वो एक्ट जो है वो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है, गजट नोटिफाई हो जाएगा 21 अप्रैल को। अब वहां पे भी एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बना सकती है आइन और कानून के मातहत, ठीक है। अब ये कानून साजी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक के बेंचेस की कंपोजिशन का ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, वो आइन में नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि उस पर डिबेट हो सकती है कि वो है कि 184(3) का तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका राइट ऑफ अपील देना। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आप अपील जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्सटेंशियल चेंज है उसमें, सब्सटेंशियल एडिशन है। इसमें भी तो बड़ी बहस है जी। अभी देखिए वो कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं, 2/3 की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जहां तक सिंपल रूल्स का ताल्लुक है उसमें बिल्कुल कानून साजी हो सकती है, और उसमें बहुत अरसे से बात होती रही है कि इसमें कोई कानून साजी होनी चाहिए, कि इसके रूल जो है वो बिल्कुल अमेंड होने चाहिए। वो मैं भी कहता हूँ, बहुत सारे जो लॉयर फ्रेटर्निटी वो भी ये कहती है। लेकिन उसमें फर्क ये है कि आप अगर रूल्स की हद तक रहेंगे तो फिर तो ठीक है,
फिर तो आप कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आप आईनी प्रोविजंस को टच करेंगे वहां पे फिर वो आईनी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी आपको, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी। जहां तक इसके चैलेंज होने का ताल्लुक है, अभी तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो हाई कोर्ट्स में इसको चैलेंज कर दिया गया इस बिल को, ये प्री मेच्योर है और मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स इस पे कॉग्निजेंस लेंगे सही, उस वक्त तक जब तक कि ये लॉ ना बन जाए। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इम्तियाज गुल साहब हर मामले पर, चाहे वो ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला हो, वो हमने देखा जॉइंट सेशन से मंजूर कर लिया गया, फिर जॉइंट सेशन के अंदर भी करारदाद मंजूर कर ली गई, अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। तो हर मामले के अंदर हम देख लें कि पार्लियामान के पीछे छुप रही है मौजूदा गवर्नमेंट। तो क्या पार्लियामेंट अदालती फैसलों को इस तरह से आपको लगता है कि शील्ड फ्राहम कर सकती है गवर्नमेंट को? देखिए, इसमें शील्ड फराहम करने की बात नहीं है। पार्लियामान बहरहाल सुप्रीम है, अवाम की राय का वो एक इजहार है और कानून साजी पार्लियामान ही के ज़रिए होनी चाहिए और आईन में जो कुछ लिखा है वो भी पार्लियामान ही के ज़रिए लिखा गया था। लेकिन असल मसला है कि क्या वाकई ये पार्लियामान है या एक आधी पार्लियामान है? क्या ये हम आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक्ट ऑफ नेशनल असेंबली और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? तो वो अब शाखावर साहब बैठे हैं, माशाल्लाह ये ज्यादा इस हवाले से जानते हैं। लेकिन चले एक चीज बताइए इम्तियाज गुल साहब, एक चीज बताइएगा। एक बात, चलिए सॉरी आप बात कर जी जी। अली जफर साहब ने आर्टिकल 141 की मेरा ख्याल है बात की थी कि पार्लियामेंट तमाम सूबों के बारे में, कोर्ट्स के बारे में फैसले कर सकती है। वो मेरा ख्याल है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात है, आइटम नंबर 55 या 50 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। तो शाह साहब, वो आपको शायद इल्म में होगा कि वो कौन सा, कि वाकईतन ये पोजीशन सही है जो अली जफर साहब ने ली थी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए? जी शाह साहब, मैंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है, मैं आपको बताऊं। देखिए, आर्टिकल 191 को पढ़े, जो रूल मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो कहते हैं कि वो रूल्स बनाएंगे आइन और कानून के मातहत। अभी ये जो बिल ला रहे हैं ये कानून है, ऑल राइट, ये प्रोसीजर्स के बारे में कोई कानून साजी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां पे एक सब्सटेंशियल चेंज आइन में अगर करनी है, किसी भी ऐसी प्रोविजन में जो कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक है या सुपीरियर जुडिशरी से मुताल्लिक है, उसमें आप रूल्स को अमेंड करके उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसमें जो मेरे हिसाब से जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो 184(3) ये जो सुओ मोटो जुरिसडिक्शन है, उसके फैसले से के ऊपर अपील का राइट देना जो है, वो मेरी दानिश में रूल्स चेंज करके नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आइन अमेंड करनी पड़ेगी। ये मेरी दानिश है। अभी अगर इसको जी इम्तियाज एक चीज़ बताइएगा, ये तो बड़े अच्छे तरीके से शाहवर साहब ने बता दी कि जो आईनी इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त जो हम देखते हैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो सूरत हाल बन के रह गई है, जो कहा जा रहा है कि जी इतनी लड़ाई आगे चली गई है, क्लैश ऑफ ईगोज़ की लोग बात कर रहे हैं, ये ज़ाती अना की भेंट चढ़ गया है यह मुल्क। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जी हर बंदा अपनी मर्ज़ी का सच चाह रहा है, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो एक कौमी मुकालमे की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा तो ये लड़ाई ख़त्म होगी और ये हमारे मसाइल ख़त्म होंगे, या ऐसे ही चलेगा मामला? देखिए, कौमी मुकालमा तो बहरहाल करना चाहिए, चाहे वो PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी या PMLN है। मैं कहता जितने भी थोड़ी समझ बूझ रखने वाले मुल्क से मुखलिस लोग हैं, वो तमाम यही कह रहे हैं कि तमाम जमातों को मिल के इसकी कोई राह निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी अपनी अना के खौल में बंद रह कर फिर आप किसी मसले का हल तलाश नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे हमेशा होता है, चाहे कोई मुसल्ले जदोजहद होती है या सियासी कशमकश होती है, वो भी कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे ही मेरा ख्याल दरमियानी रास्ता निकलता है। तो अभी तो तमाम जमातों के तमाम जितने भी रहनुमा हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा एक स्टेप डाउन करें और उसके बाद उसके राह हमवार करें किसी कौमी मुकालमे की, ताकि कौम इस हिज़यानी सूरत हाल से निकल सके। सही। अच्छा शाहवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा है स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कि हमारे इख्तियारात बढ़ाए जाएं। वो कह रहे हैं कि डेट देने का इख्तियार तो हमारा है। आपको लगता है कि इस हवाले से अगर लेजिस्लेशन हो जाती है, कानून साजी हो जाती है, तो ये फिर एक और मसला पैदा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन फिर डेट देने का मजाज होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक आईनी पावर्स है जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है और कुछ उनकी पावर्स जो है जो उनको लॉ रेगुलेट करता है। अभी जो उनको लॉ रेगुलेट करता है वो है इलेक्शन एक्ट 2017। तो उसमें उसकी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 57 और 58 की। मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है
अगर लॉ अगर एक चीज अगर ये कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे के बजाय सदर मुमलिकत के या गवर्नर्स के ये जो इलेक्शन का जो डेट है वो भी अनाउंस इलेक्शन कमीशन ने करनी है, मेरा ख्याल है कोई एज सच कंट्राडिक्ट नहीं करेगा जो उनकी आईनी प्रोविजन है, जो आईनी पावर्स है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लेजिस्लेट कर सकती है पार्लियामेंट, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। और ये एक चीज़ जो अभी पूछ रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से सोनिया शाह खबर साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो जिस अंदाज से कंट्रोवर्शियल हो गया अदारा, आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालत की एक डायरेक्शन थी कि साइमल्टेनियसली ये ममनुआ फंडिंग के केसेस खोले जाएं। वो पीपल्स पार्टी का 35 करोड़ रुपया और 54 करोड़ रुपया अपना क्या कहते हैं PMLN का ममनुआ फंडिंग में आया। एक दफ़ा भी उनकी हेयरिंग नहीं शुरू की उन्होंने इलेक्शन कमीशन। क्विकली सर, देखिए बात ये है, ये तो एक तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन वो PTI का अपना एक उनके खिलाफ ग्रीवेंसेस है, मैं समझता हूँ कि मैं उसको इतनी अहमियत नहीं देता। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आइन की क्रिएशन है, उनकी अपनी अवाम की तरफ जो है या रियासत की तरफ अपनी ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनकी जो है वो ड्यूटीज भी हैं। वो मेरा ख्याल है कि उनको इतना ज्यादा ना छेड़ा जाए। मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये सिर्फ 8 अक्टूबर की डेट देने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी इंतहाई कंट्रोवर्शियल था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया है। लेकिन ये हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 अप्रैल के फैसले के बाद उसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, और वो उनको जो डायरेक्शंस थी वो उन्होंने की। हाँ, और आजकल के इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम भी तैयार कर ली है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। मैं ये कह रहा, वो इतना मैं नहीं समझता कि उनका ज्यादा फॉल्ट है। अब देखना ये है कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, ये देखना जरूरी है कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून शाखावत साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और इम्तियाज गुल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ PDM की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। अब ज़ाहिर है ये बहस तो चल रही है कि इस 1 साल के अंदर PDM ने क्या खोया क्या पाया। दूसरी तरफ मुआशी हवाले से सूरत हाल देखें, आज 1 साल तकरीबन होने को है। IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा होना है या नहीं, हर 1-2 हफ्ते के बाद हम सुनते हैं कि होगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। सर मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है, क्रेडिबिलिटी का है? कैसे ये मामलात आगे लेकर जाएंगे मुआशी हवाले से हम? सुनिए, सबसे अहम बात तो यह है कि जो रात दिन ये बात कर रहे हैं PDM के लोग, हम रियासत बचाने के लिए आए थे। अब 1 साल के बाद तो लगता है वो अपने इक़्तिदार को बचाने के फ़िक्र में है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, या उनको ये फ़िक्र है कि जी अब हमने क्योंकि रिलीफ नहीं दिया। जो हर आदमी पूछ रहा है उनसे कि किस मुँह से आप इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाने से पहले आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, कुछ तरक्याती स्कीमें होती हैं कि आप अपनी वो क्या कहते हैं प्लेटें लगा के जाते हैं हर तरफ के, जी अपनी ये हमने काम किए हैं। वो तो नहीं हुए। हाँ। अभी देखिए जिस अंदाज से आटे की तकसीम में आज भी रहमान खान गए हुए थे, अब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जान जो है ना दे चुके हैं। अब सवाल एक ही है कि जी हुकूमत ये अपना काम करने में तो कामयाब नहीं हुई। चले लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, नाकाम हो गई है। लेकिन जिस अंदाज से चीज़ें ठीक करनी थी, जो दावे किए गए थे, इकॉनमी हम ठीक कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, सिक्योरिटी को हम अपनी जगह पे ले आएंगे, IMF के साथ मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे। सबसे अहम बात कि जी महंगाई का ग्राफ नीचे लेके आएंगे। महंगाई आप देखने 13% पे इमरान खान की हुकूमत छोड़ के गई थी, आज 40% पे। अब देखें 11.5 बिलियन डॉलर के रिज़र्व से आज 4 बिलियन के रिज़र्व रह गए। अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि IMF बात करने के लिए तैयार नहीं। 9वां रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ, 10वां 11वां भी होना है। अब उन्होंने शराइत एक रखी हो, बड़ी सही रखी शराइत, बाज़ हवालों से IMF का स्टैंस बिल्कुल ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी आप अपने बजट में आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप 6 बिलियन रखी हुई थी कि आपने देनी, वो पहले पूरी करके बताएं। 2 बिलियन डॉलर जो है ना वो अपने सऊदी अरब ने कह दिया। आज की अच्छी खबर ये है सोनिया कि 1 बिलियन डॉलर UAE जो है ना वो अगले चंद दिन में कमिट कर देगा और ये IMF उस पर एग्री कर जाएगा। हाँ। उसके बाद जो है ना आप देख लें, आप आज बाय द वे बिजली फिर बढ़ाने का फैसला कर दिया गया, वो तकरीबन 15 अरब रुपये का टीका आपको मुझे लोगों को लगेगा। सवाल ये कि हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए वो हर तरफ मारदार हो रही है। अब सूरत हाल है कि 85 मेंबर की कैबिनेट वो कम नहीं हो सकी, लोगों को देने के लिए जो कुछ करना था वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही नहीं हुआ। अभी जो एक सर पे आ गया मामला इलेक्शन कराने का, उसमें भी आपने देख लिया FNBT से काम लिया जा रहा है। अब अहम सवाल ये कि जी यहाँ से हुकूमत किधर जाएगी। बज़ाहिर तो लगता है कि जी जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करने की वजह से शायद इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरे आप देख लें जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब और बेटी साहबा वो गए हैं सऊदी अरब, इस तरह से मौका नहीं मिला, लेकिन शायद मेरा ख्याल है
शबाशी साहब भी वहाँ चले जाते बातचीत करने के लिए, कोई अपने उनसे सलाह मशवरा करने के लिए। अब अंदरूनी तौर पे तो सारे लोग परेशान हैं, पीटीएम के लोगों से मिलने सख्त परेशान है कि जी हमें भी नज़र नहीं आ रहा कि इस दलदल से कैसे निकले। लेकिन बात सोनिया वही है, क्लैश ऑफ ईगोज़ है, ये अना की लड़ाई है। वो कहते हैं हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये चाहता है अपनी जिद करके इलेक्शन करवाएं, हम नहीं होने देंगे। हाँ। वो तो कहते हैं जी अक्टूबर में नहीं। सोनिया जिद की बात यही है, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा ख्याल है सवाल भी पूछ भी लेते हैं इम्तियाज़ साहब से। इम्तियाज़, अब ये जो बड़ा एफर्ट किया गया, अब वो भरपूर, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि इमरान को गिरफ्तार करना था, नहीं हुआ। 144 केसेस भी बन गए। अभी कहा जा रहा है, जो कल से खबरें चल रही हैं जो परेशान कुन भी हैं, कि फ़ैसले किए जा रहे हैं कि जी नायल भी करवाएंगे, अंदर भी लेके जाएंगे इसको। आपको क्या लगता है कि हमारे अदारे कहाँ पे खड़े हुए हैं? क्या इमरान के साथ ही आइसोलेशन में फ़ैसला हो जाएगा? ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि हर बंदा वोट करने के लिए उसके लिए तैयार है, क्या होगा आगे? जी इम्तियाज़ गुल साहब। शाम भाई, कोई अच्छे आसार नहीं है अगर आप तमाम उन बयानात को सामने रखें जो पीडीएम से जुड़े हुए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा बार बार दे रहे हैं, और उनके नज़दीक तमाम तर सूरत हाल का तिर्याक यही है कि इमरान खान को आप माइनस कर दें, इमरान खान को जेल में डाल दें, क्योंकि उनके नज़दीक तमाम तर बहरानों का, तमाम तर मसाइल की जड़ इमरान खान है। वो तो वज़ीर आज़म साहब ने भी माशाल्लाह बड़े ज़ोर दे के कहा कि ये इमरान न्याजी हमारे तमाम तर बहरानों का ज़िम्मेदार है। तो अगर इनका ये ख्याल है कि तमाम तर बहरानों बुराइयों का मंबा इमरान खान है और उसको वो अलहदा करके इमरान खान को लोगों के दिलो दिमाग से निकाल देंगे, तो फिर अब अल्लाह इनकी मदद करे, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी लीडर ने आम लोगों के दिलो दिमाग में घर कर लिया हो और उसको आप फिर इंतज़ामी इकदामात के ज़रिए लेकिन जब आप इम्तियाज़ आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहें, हर बात पे इनकार करें, मसलन हर बंदा उनका ये कह रहा है कि जी 1 साल मुकम्मल हो गए, 1 साल की कारकर्दगी नहीं, वो 3.5 साल की कारकर्दगी इमरान से पहले पूछेंगे। अब भाई चलें, हम भी कहते हैं गलतियाँ की हैं उसने, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी। अब तो आप हैं गवर्नमेंट में, फैसले आपने करने हैं, बड़े बड़े फैसले आपने करने हैं। 13 पार्टियाँ, 14 कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ है, शायद अदारे भी आपके साथ हैं। इसके बावजूद कारकर्दगी नहीं है, डिलीवरी नहीं है, इल्ज़ाम, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, क्रिटिसिज्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें देखिए, कल और परसों बड़े इश्तिहारात चल रहे थे। हाँ, वज़ारत इत्तलात की तरफ से, आपने भी शायद देखे होंगे, आइन मंजूर होने के 50 साल बड़े ये इश्तिहारात दिए गए हैं। ज़ाहिर उन्हें भी खुश करना है, टीवी का कारोबार भी चलना है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ उन ब्यूरोक्रेट्स पे जिन्होंने ये इश्तिहार तैयार किया है, इसलिए कि कोई उसमें दोनों पीटीआई के 3.5 साल या 4.25 साल और इसके 1 साल के जो अदादो शुमार हैं, दूर दूर तक के एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बुनियादी तौर पे तमाम आशारिये खराब हुए हैं और 2-2, 3-3 गुना खराब हुए हैं। उसके बावजूद वो बड़ी ग्लॉसी किस्म की वो ग्राफिक्स वगैरह पेश करके ये बता रहे हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब मुझे अभी शुरू में, चूंकि आपने बात की कि वज़ीर आज़म साहब भी पता नहीं कहाँ गए आटे की तकसीम के लिए, तो आप माइंडसेट को देखें कि एक वज़ीर आज़म को आटा तकसीम के पॉइंट पे जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ। क्यों? क्या इतनी पब्लिसिटी का भूखा है, या फिर उनका ये ख्याल है कि जो अवाम के अंदर इस वक्त जो बयानिया है, जो नैरेटिव है हुकूमत के हवाले से, वो इनके एक दौरे से दूर हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। तो फिर इसी पे अगर ये वाकई ये समझते हैं, तो फिर तो हम आपको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क लेकिन इम्तियाज गुल साहब, ये गुज़िश्ता रोज तो ये पीडीएम की कारकर्दगी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। जरा अगर जायजा लें कि क्या खोया क्या पाया। चलें, खोने को साइड पे रख देते हैं, क्या पाया इन्होंने 1 साल हुकूमत लेकर, क्या हासिल कर लिया इन्होंने? जनाब, जितनी बदनामी, जितनी गालियां, जितनी बददुआएं हासिल की हैं इस हुकूमत ने 1 साल के दौरान, शायद गुज़िश्ता 75 साल के दौरान किसी हुकूमत को नहीं मिली। तो ये बस इन्होंने ये कमाया है। और दावा तो वही कर रहे हैं कि 1 साल, इम्तियाज वो कहते हैं कामयाबियों का साल है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आप इस सूरत हाल को अगर कामयाबियों का साल कहते हैं, तो बस फिर अल्लाह हमारा आपका मुहाफिज हो, हम यही दुआ कर सकते हैं।
सही, लेकिन एहतशाम साहब दावा ये है कि हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी, लेकिन अभी किसी ना किसी हद तक उनको गलती का एहसास हो रहा है शायद कि हुकूमत लेकर भी हमने बड़ी गलती की है। लेकिन एहतशाम साहब ये जो मरियम नवाज़ कह रही हैं कि एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, फिर राना सलाउल्लाह कह रहे हैं जो इमरान खान साहब की हरकतें 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, तो सर अगर नहीं होते तो आज तो बड़ा क्लियरली जो नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने कहा है कि अगर हुक्म अदूली की जाएगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो सबको वाजे हैं। एक हम देख चुके हैं नाहल वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का, तो आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स का यहाँ पर भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको? सोनिया देखें, मरियम नवाज़ तो बहुत आगे गई हैं, वो तो तराजू की बात कर रही हैं, दोनों पलड़े एक जैसे होने चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, इमरान खान को अंदर जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आज भी कोई तलात आई है कि सख्त नाराज़ हैं भाई साहब से, भाई उनका आना जो है ना वो उसको जिसको कहते हैं कि जी बेहतर करने की सूरत हाल थी कि कैसे वो आएंगे, कैसे ख़त्म होंगे। वो जो कहा जा रहा है काउंटर हैं, मफरूर हैं, सीधे जेल में जाएंगे, वो कहते हैं इसको ख़त्म करना था, वो लॉ नहीं बने, चीज़ें नहीं हो सकी, वो अपनी जगह मुश्किलात हैं। ऊपर से मरियम नवाज साहबा को उन्होंने जिस तरीके से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है, वो तो आइंदा के लिए पिच कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, और उस लिहाज से तो अब जो मुखालफीन हैं फवाद चौधरी, वो तो यही कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ तो पूरा जाल बिछा रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नाहल हो। हाँ। लेकिन जिस तरह सूरत हाल जा रही है आज सोनिया, जिस तरह नोटिस लिया गया है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी अगर आप ये समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बना के ये कह के कि जी 3 मेंबर बेंच को हम नहीं मानते, आप उनको दबा लेंगे, दबाव में ला के इनसे फैसले करवा लेंगे, तो ये नहीं होगा। आज भी देखें बेशुमार लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला हज़रात इकट्ठे हुए हैं, और वो तो कह दिया कि जी तैयार हो जाएं वकला की मूवमेंट साहब ने कल बाकायदा कॉल भी दिया है। खोसा साहब भी इसमें शामिल हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी, और बहुत सारे लोग हैं। पार्टी से निकाल दिया गया एहतशाम साहब, पार्टी से नहीं निकाला, लॉयर विंग के जो चीफ थे ना उनको हटा दिया। देखिए आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं सोनिया, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनको क्रेडिबल देखना चाहिए। बाकी छोटी छोटी तंजीमें अपनी जगह पे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रेड लाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं। यही बात आपने देखा एहतजाज ऐसे ने भी किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ दबाव डाल के सब कुछ किया जा सकता है। हाँ एक चीज़ है इम्तियाज़ के, ये जो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट और वो पार्लियामेंट जिसमें 44 बंदे दस्तखत करने वाले थे, 152 बंदे भी पूरे नहीं थे, कहा जाता है 255-56 बंदे होने चाहिए, ये किस बुनियाद, वो भी दस्तखत करके भागने वाली बात। और राजा रियाज साहब जैसा जो अपोजिशन लीडर हो, जो कि नून लीग के टिकट मांग रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? बहरहाल इस पर जवाब लेंगे इम्तियाज गुल साहब से। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद इम्तियाज गुल साहब। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से एहतशाम साहब ने सवाल उठाया था कि ऐसी पार्लियामेंट जहां पर ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी जमात बाहर हो, फिर राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर हों, फिर जो करारदादें आ रही हैं 44 मेंबर के वहां पर दस्तखत हों, इस ज़ाहिर पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल या करारदादों की क्या अहमियत होगी? और लीडर ऑफ द अपोजिशन इम्तियाज जो नून लीग का टिकट भी मांग रहा हो। जी बिल्कुल, लेकिन कतई नज़र उसके बुनियादी सवाल ये है कि क्या हुकूमतें और पार्लियामान सिर्फ करारदादों के ज़रिए चलते हैं, वो भी लंगड़ी लूली करारदादों के ज़रिए, या बाकायदा इत्तेफाक राय से कुछ कानून साजी हो और तमाम अरकान जो हैं वो इत्तेफाक राय अक्सरियत उनके साथ हो। वो भी ऐसी सूरत हाल में जब आपकी तमाम सबसे बड़ी जमात भी उसमें शामिल हो, कम अज़ कम पार्लियामान के अंदर मौजूद हो। तो इनकी तो मैं समझता हूँ ठीक है, पार्लियामान कहने को तो मौजूद है, लेकिन इसकी अखलाकी हैसियत इंतहाई कमज़ोर है। और उस वजह से अब जैसे खुद ही आपने कहा कि 43-44 लोगों ने उस करारदाद पे दस्तखत किए, तो उसके आप अखलाकी हैसियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। किसी में हिम्मत नहीं हुई उस पर दस्तखत करने की, तो सिर्फ करारदादों के ज़रिए और पार्लियामान के अंदर ये चीखो पुकार चंगाड़ के समझते हैं कि हमने दुनिया को, अपने लोगों को बता दिया कि हम कितना दबंग अंदाज में बोल सकते हैं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती है, नहीं पार्लियामान को इस अंदाज अच्छा, मुझे इम्तियाज़ एकदम से एक लम्हा पहले ये ख्याल आया, ये जो आइन और कानून की बात हो रही है, हमारे यहाँ जिन लोगों पे बड़ा भरोसा था, बड़ा मान किया जाता था, पीपल लाइक रज़ा रब्बानी, उसके बाद फरहतुल्लाह बाबर, अभी देखिए उनसे सवालात भी पूछे गए कि जी आइन के साथ जो कुछ हो रहा है आप किधर खड़े हैं, कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी आप देखिए ये पीपल्स पार्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है जी बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल हैं, जमहूरियत के बारे में, इंसानी हकूक़ के बारे में, शहरी आज़ादियों के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। ये पीपल्स पार्टी के स्टालवर्ट्स जो है ना, ये कहाँ खड़े हैं? वो बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे खड़े हैं।
तो बड़ी वाज़ेह, तो वो जो कहेंगे, और यही तो अलमिया है इस मुल्क में। आप देखें, चाहे मरियम हैं या चाहे बिलावल हैं, कि किस तरह इतने सीनियर लीडर जो हैं वो इनके पीछे खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाते हैं। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे न किसी का उम्र देखी जाती है, न किसी का तजुर्बा देखा जाता है। ये देखा जा रहा है कि किस का ताल्लुक किस घराने से है, उस घराने के मुताबिक उसके सामने हाथ बांध के खड़े या उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में ये खराबी भी आई है। अब देखिए, अगर बिलावल का मुवाजना करें हमारे पड़ोसी मुल्क का, भारत का जो वजीर खारजा है, कि 4 दफ़ा वो सफ़ीर रहे हैं 4 मुल्कों में, 5वीं दफ़ा वो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, फिर राज्यसभा यानी सेनेट में वो आए हैं, उसके बाद उनको वजीर खारजा बनाया गया है। हमारे वजीर खारजा की पहली नौकरी यही है वजारत खारजा में। तो क्या आप वहाँ पे तवक्को करेंगे इंटेलेक्चुअल इनपुट की या पॉलिसी की? उनको जनाब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, लॉबिंग हर अमेरिका में हायर कर ली गई है, वो तो पूरी तैयारी हो रही है। 70-80 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं वो। उनकी ख्वाहिश है लाइफ टाइम जरदारी साहब की उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की, लेकिन लड़ाई अंदर से PMLN के अंदर साहब है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, जरदारी और वो, क्योंकि वो 20 सीटें मांगी थी उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के लिए, वो नवाज शरीफ साहब माने नहीं। अच्छा, इम्तियाज गुल साहब, वैसे मौजूदा गवर्नमेंट को इदराक नहीं है कि अगर बिलफर्ज इलेक्शन डिले करवा भी लेते हैं, वो जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक रीत बन जाएगी आइंदा कोई भी हुकूमत होगी, कोई भी हीले बहाने करके कहीं भी इलेक्शन डिले करा सकती है। ये इदराक नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट को? इदराक बहुत अच्छा है, लेकिन जनाब जो हुक्मरान घराने हैं वो आपकी तरह मेरी तरह नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप इक़्तिदार की कुर्सी पे आके विराजमान हो गए हैं तो क्या हीले बहाने किए जाएं उस कुर्सी पे बैठे रहने के लिए। लिहाजा मुझे तो ये लगता है कि इन तमाम लोगों ने सोच विचार या जो अखलाकी सियासी अक़दार होती है वो उन्होंने फ्रीज़र में रख दी हुई हैं। इस वक्त उनका वाहिद मुतमई नज़र है कि किस तरह मज़ीद चंद महीने इक़्तिदार में गुजार लें, क्योंकि चाहे वो रावलपिंडी है चाहे वो कराची है, वो सब इनके साथ है, सब आपस में मिले हुए हैं। चंद महीने गुजारने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भी इलेक्शन डिले हो जाएगा तो साल में ये क्या कुछ दूध और शहद की नहरी बहा देंगे? क्या कर लेंगे? फिर इलेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा इन्हें? ये तो हमें आप शहबाज शरीफ साहब से पूछिए, वज़ीर आज़म से, कि उनको तवक्को क्या है, किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि चले भले वो 2 साल इलेक्शन में ताख़ीर करवा दें, उसके बाद क्या हो? वो सियासी इस्तेहकाम जो कि इस वक्त बुनियादी शर्त है हमारी इक़्तिसादी बहाली के लिए, वो महज ये ताख़ीरी हरबों से नहीं आने वाला पाकिस्तान। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिलफर्ज अगर इंतखाबात इस कंट्रोवर्सी के अंदर हो भी जाते हैं तो फिर कौन सा इस्तेहकाम आ जाएगा? ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो इलेक्शन के हक में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि इंतखाबात हो भी जाते हैं तो कौन तस्लीम करेगा ऐसे इंतखाबात को? तो कैसे फिर इस्तेहकाम आएगा सर? ज़ाहिर है जो लोग इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, जिनको इंतखाबात में मार पड़ेगी, उनके लिए तो वो इलेक्शन मुतनाज़े होगा, वो क्यों उसको कबूल करेंगे? हाँ। और सियासत में ज़िंदा रहने के लिए उनके लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो ये मुदाखलत का, धांधली का, लाडले का ढोल पीटते रहे। इनके पास तो इस वक्त मुझे लगता है और कोई चारा नहीं है। लेकिन एहतशाम साहब, फिर तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इंतखाबात हो भी जाते हैं तो फिर एक नया तनाज़ा आ जाएगा, धांधली है, नई कंट्रोवर्सी, तो कब ये मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा सर? सोनिया, गलत या सही, इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रहा है। एज वी स्पीक अब भी नज़र आ रहा है आपको बहुत से हवालों से। अब ये कहा जाए कि जी हम गैर सियासी हो गए, पॉलिटिकल हो गए, हम हो सकता है ठीक ही कह रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि ये ओनस और ज़िम्मेदारी उन्हीं पे है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है, जब भी इस तरह के सियासी मामला गलत या सही की तरफ नहीं जाते, वो बीच में आते हैं। अब वो कोई भी बीच में अगर नहीं आ रहा तो ये मसला फिर लड़ाई झगड़े की नज़र होता रहेगा। नहीं लगता है कि मामला किसी न किसी को बीच में आकर कोई राह हमवार करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है मुल्क का होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।